एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे घर से विदा होकर आए हुए 6 महीने हो गए थे। माँ बार बार फ़ोन कर रही थी, बिमला बेटा मेरे दामाद दीपक को लेकर घर आ जा। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और मनोज की तारीख पर भी जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मनोज को माफ़ कर दो और अपना केस वापस ले लो। मेरा कोई सहारा नहीं, कम से कम मनोज मेरे साथ रहेगा तो मेरा सहारा बन जाएगा। मैं अपनी माँ से नाराज़ हो गई। मैं करूँगी तुम्हारा देखभाल, कोई ज़रूरत नहीं है उसको जेल से छुड़वाने की। उसने तुम्हारे परवरिश का खूब अच्छा सिला दिया था और अब फिर दोबारा से तुम उस पर भरोसा कर रही हो। तुम्हारी बेटी क्यों नहीं तुम्हारा देखभाल करेगी? मैंने दीपक से बात की। दीपक ने कहा कि हम माँ को अपने पास बुला लेते हैं या फिर तुम 6-7 महीने माँ के पास रहकर आओ। मैंने कहा दीपक से कि मैं ही चली जाती हूँ, माँ के पास रहकर आऊँगी, उनका दिल बहल जाएगा। दीपक और मैं दोनों ही आ रहे थे। माँ को देखकर मुझे वह सारी बातें याद आ गई और मैं अपने पिछले दिनों को सोचने लगी। भाई विदेश से आए तो भाई के दोस्त भी साथ आया। मैं उसे पसंद करने लगी तो भाई ने उससे मेरा रिश्ता कर दिया। शादी के बाद वह वापस विदेश चला गया, पर वह रूठ गया था कि तुम्हारे सोने के बाद मैं तुम्हारे पास होता हूँ। मैं मजाक समझती थी, पर अचानक मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर घर वालों ने मुझे मार पीट कर मुझे छिनार कहकर घर से निकाला। मैं सरकारी अस्पताल चली गई और अपना डीएनए चेक करवाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था ये सब मेरे साथ किसने किया है और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर फिर मेरी शादी हो गई और विदाई नहीं हुई थी और पति विदेश में था। मगर फिर भी जब मैं सोकर उठती तो अजीब सा एहसास होता था, मगर मैं इस एहसास को समझ भी नहीं पाती थी। बहन तो मेरी कोई भी नहीं थी जिससे मैं बात करती। मम्मी के साथ मेरा रिश्ता ऐसा नहीं था जिससे मैं सब कुछ बिना धड़क कह पाती, मगर अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कुछ है जो बदल गया है, कुछ गलत हो रहा है। मगर क्या, इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पाई थी। मैं जब भी सोकर अपने कमरे से बाहर आती तो मेरा भाई मेरी तरफ देखकर हंस रहा होता। पहले पहल तो मैं भी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी, मगर ये सोच कर रह जाती भाई मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहा है। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था। वह प्यार भरी मुस्कुराहट नहीं थी जो अपनों को देखकर होठों पर फैल जाती है। मैं दिल ही दिल में सोचती रहती, न जाने भाई ऐसा क्यों करता है। क्या मैं उसे मजाक लगती हूँ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा है जिसको देखकर उसकी हंसी निकल जाती है? मैं इन सवालों से अब बुरी तरह से तंग हो गई थी। एक दिन मैं भी भाई के सामने रुक गई और बोली, भाई आप मेरी तरफ देखकर हंसते क्यों हो? भाई कहने लगा, हंसता नहीं हूँ बल्कि खुश होता हूँ, तुम मेरे बहुत काम आ रही हो। मेरी तो प्रार्थना है भगवान तुम जैसी बहन हर किसी को दे। मगर मैं तो सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जब से भाई विदेश से वापस आया था मैं तो उसका कोई काम नहीं करती थी। पहले तो मैंने यही सोचा था मेरा भाई जब पूरे 5 साल के बाद हिंदुस्तान आएगा तो मैं उसका खूब ख्याल रखूंगी, उसके सारे काम अपने हाथों से करूंगी। पर मेरा ध्यान तो उसी समय बट गया था जब भाई वापस पर अपने साथ एक दोस्त भी लेकर आया था। भाई ने मम्मी से कहा था उसका दोस्त कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहेगा, फिर वह अपने शहर चला जाएगा। मम्मी ने खुले दिल से कहा कि मनोज तुम्हारा दोस्त है, यूँ समझो कि वो मेरा भी बेटा हुआ। उससे कहो कि वे जब तक उसकी मर्जी वो मेरे घर में रह सकता है। भाई मुस्कुरा दिया था, मगर मैं अंदर से खुश हो गई थी। अब आप मत समझना कि मैं कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ जो किसी भी राह चलते लड़के को देखकर दिल दे बैठूंगी। मैं बहुत ही साधारण और खरी वसूलों पर चलने वाली लड़की थी। मैंने कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी और ना ही किसी से मोहब्बत की थी। स्कूल में आस पड़ोस में हर लड़का मुझसे दोस्ती करना चाहता था। 1-2 आस पड़ोस की औरतें चाहती थी वह मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग ले। उनके बेटे ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमने उस लड़की से शादी नहीं करनी, क्योंकि वह जरा भी बोलती नहीं और ना ही किसी को नज़र उठाकर देखती है। वह तो बिल्कुल चुप चुप सी रहती है। हमें तो चुलबुली सी लड़की चाहिए। मैं थी तो चुलबुली और हंसमुख, मगर मैं अब अपना ये रूप किसी भी अहरे गहरे लड़के को तो नहीं दिखा सकती थी ना। औरत को मर्दों की नज़रों की बड़ी पहचान होती है। वह 2 मैली दूर खड़े मर्दों की नज़रों को देखकर भी पहचान लेती है कि वह किस नीयत से देख रहा है। मैं तो खुद को हमेशा बिल्कुल ढक कर रखती थी। इसमें मेरा कोई इतना कमाल नहीं था, मगर मेरी परवरिश ही ऐसी थी। मम्मी ने मुझे अपने परवरिश में ये सब कुछ सिखाया हुआ था। अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और अपने आप को हमेशा ढककर और छुपाकर रखना चाहिए ताकि दूसरों की नज़र तुम पर ना पड़े। वह मुझसे हमेशा यही कहती थी कि औरत सुंदर तभी कहलाती है जब अपने आप को पूरा ढक कर रखती है।
मेरी माँ अक्सर मोहल्ले के औरतों के सामने कहती थी कि मैंने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों की परवरिश में बिता दी है। मुझे खुशी है कि भगवान ने बेटी दी है और वह भी 100 गुण संपन्न और हया वाली दी है। जो बेटा दिया है वह भी बहुत ही शरीफ है। मैंने जब मनोज को देखा था तो मैं पहली नज़र में ही दिल दे बैठी थी। अब दिल देने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसे हंस कर बातें करती थी या फिर बन संवर कर उसके सामने जाती थी। भाई का दोस्त मुझे अच्छा लगता था। मैं खुद को इतनी छूट दी थी कि मैं किचन के दरवाजे की ओर से छुप कर उसको देख लिया करती थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मी कहने लगी, घर का ख्याल रखना, मैं जरा पड़ोस में होकर आती हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं अपने ही ध्यान में लगी काम कर रही थी जब मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मनोज खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। मैं तो उसके चेहरे को देख ही नहीं पाई थी। मनोज कहने लगा, ये तुम मुझे सारा सारा दिन छुप छुप कर देखती हो, आज जब मैं सामने आ गया हूँ तो चेहरा झुका लिया है। मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम मुझे चाहती हो? मनोज की बात सुनकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। भला ये क्या तरीका था? कोई ऐसे भी बेशर्मी से सवाल करता है? मैंने तो चेहरा अपना झुका लिया था। वह कहने लगा, तुम्हारे चेहरे की लाली इस बात की गवाही दे रही है कि तुम मुझे चाहने लगी हो। मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम मेरे दोस्त की बहन हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी और दीपक की दोस्ती खराब हो। तुम्हारी हाँ होगी तभी मैं कोई कदम उठाऊंगा। मैं चुप ही खड़ी थी। तभी दीपक भाई की आवाज़ सुनाई दी थी। वह मुझे बुला रहा था। मैं घबरा गई। मनोज भी परेशान हो गया था। वह बोला, जल्दी से बताओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, करना चाहती हूँ शादी। मेरी बात सुनकर मनोज ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा और किचन से बाहर चला गया था। भाई किचन में आया तो कहने लगा, मनोज को किस चीज़ की ज़रूरत थी? मैंने कहा, जी वो पानी लेने आया था और पानी लेकर चला गया। भाई ने कहा, ठीक है, तुम काम करो। थोड़ी देर के बाद मम्मी भी घर पर आ गई थी। मैं और मम्मी दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक से भाई के कमरे से लड़ने की आवाज़ आने लगी थी। मनोज और भाई दोनों किसी बात पर झगड़ रहे थे। मम्मी और मैं जल्दी से उठकर भाई के कमरे की तरफ भागे थे। मैं भी उनके पीछे ही गई थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं ये लड़ाई मेरी वजह से तो नहीं हो रही है। कहीं ऐसा ना हो भाई ने नए खून की जोश में आए और वो मेरा नाम लेने पर मनोज को ख़त्म कर दे। मैं बहुत घबरा गई थी। हम दोनों माँ बेटी पहुंचकर उन दोनों को आपस से छुड़ाया और गुस्सा कर रही थी। वो कहने लगी, मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम दोनों दोस्त क्यों लड़ रहे हो? मुझे सारी बात बताओ। आंटी, मुझे बिमला बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर लूँ। ये बात मैंने मनोज से की तो वह गुस्सा करने लगा कि तुम मेरे घर में आए हो और मेरी बहन पर गंदी नज़र रख रहे हो। अगर ये बात मेरी माँ तक पहुँच गई तो बहुत गुस्सा करेंगी। तो माँ भी कहने लगी, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों गुस्सा करने लगी? जिसकी बेटी जवान होती है उसके घर तो तरह तरह के रिश्ते आते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है, मेरी बेटी को समझदार और पढ़े लिखे इंसान ने पसंद किया है। अगर तुम्हें मेरी बेटी अच्छी लगती है और उससे तुम शादी करना चाहते हो तो इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मैंने भाई के चेहरे की तरफ देखा था तो लग रहा था जैसे वो बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए अपने आप को समझा रहा हो। वह मम्मी से कहने लगा, मम्मी, मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्त को अपनी बहन का रिश्ता नहीं दूंगा। तो मम्मी बोली, क्यों नहीं? ऐसा भी क्या हुआ है? क्या तुम्हें अपने दोस्त में किसी तरह की कोई खराबी नज़र आ रही है? उसका किरदार अच्छा नहीं है या उसमें कोई ऐसी ऐब है जो तुम ये सब कह रहे हो? दीपक भाई ने ना में सिर हिला दिया। वह कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बहन की शादी किसी और जगह हो। तब मम्मी बोली कि दीपक, तुम समझने की कोशिश करो। हमने बिमला की शादी तो करनी ही है। अगर हमको देखा भाला लड़का मिल जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुझे ये रिश्ता पसंद है। मनोज, तुम अपने माँ बाप को ले आओ, ये रिश्ता मांग लो, मैं हाँ कह दूंगी। इतना कहकर मम्मी कमरे से बाहर आ गई थी। मम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मैं झट से उनके गले लग गई थी। मम्मी मुस्कुरा दी थी। वह कहने लगी, बिमला, मैंने तुम्हारी आंखों में मनोज के लिए प्यार देखा है। तुम दोनों की पसंद नापसंद मैं एक बार पहले भी देख चुकी थी। तुमसे जानबूझकर अनजान बन रही थी। अगर तुम्हें मनोज ना चाहता होता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है। अगले ही दिन मनोज अपने शहर चला गया था। वह अपने माँ बाप को लेने गया था। वह जाते हुए मुझसे कह गया था कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्दी आऊँगा। 2 दिन तो मनोज की कोई खबर ही नहीं थी। फिर चौथे दिन मनोज अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गया था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अंकल आंटी भी बहुत अच्छे थे।
उन्होंने बड़े प्यार से मेरा रिश्ता मांगा। अंकल मम्मी से कहने लगे, मुझे पता है कि आपका बेटा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि दीपक के विदेश लौट जाने के बाद मनोज अपनी बहन की शादी कहीं और कर दे। तो अगर आप मेरी बात मान लेती हैं तो हम दोनों बच्चों की शादी कर देते हैं। बात हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। मम्मी ने कहा कि उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जल्दी से पंडित जी का इंतजाम कर लो और बड़ी साधारण तरीके से मेरी शादी संपन्न हो जाएगी। आज मेरी शादी होनी थी, मगर जब ये बात मनोज को पता चली तो वह आग बबूला हो गए थे। वह कहने लगे कि मम्मी आपको इतनी जल्दी किस चीज़ की थी। मम्मी बोली कि जब लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी। मनोज अगर वे दोनों खुश हैं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तुम भी बेटा उनकी खुशी में हाँ कह दो। भाई ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया था और फिर वे शादी के लिए रजामंद हो गए थे। मेरी और दीपक की शादी हो गई। मनोज बहुत खुश था, जबकि मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खैर शादी के बाद मनोज अपने माँ बाप के साथ वापस चला गया था और विदेश जाने से एक दिन पहले वो हमारे घर आया था। मुझसे मिलने वह कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम मेरी अमानत हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। किसी गैर मर्द की तरफ नज़र उठाकर भी ना देखना। मैं तुम्हें लेने बहुत जल्दी वापस आऊँगा और तुम्हारा विदाई करवाकर तुम्हें अपने घर ले आऊँगा। तब तक तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने मनोज से वादा किया था कि मैं हमेशा उसकी बनकर रहूँगी। भाई बड़ी सब्र करके मनोज से मिला था। मैं ये सब देखकर परेशान हो गई तो मनोज कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई दिल का अच्छा है। अब जैसी समस्या चल रही है इसलिए वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन यकीन करो वे जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा सुकून दीपक अपने साथ ले गया है। कुछ दिन तो मेरे हल्क से नीचे कुछ उतर ही नहीं रहा था। मेरा खाना पीना सब कुछ हराम हो चुका था। हर वक्त मनोज की याद सताती रहती थी। एक दिन मैं बड़ी बेचैन थी। मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो देखा अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव कर ली। आवाज़ आई, बिमला मैं मनोज हूँ। उस एक आवाज़ से दिल को सुकून मिल गया था। मैं मनोज से शिकायत करने लगी थी कि तुम वहाँ जाकर भूल गए थे, मुझसे कोई बात नहीं किया। मनोज कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें भूल जाऊं। 1-2 दिन वहाँ पर सेटिंग में लगा रहा तो कॉल नहीं कर सका। अब मैं तुमसे हर रोज़ बात किया करूँगा। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मैं और दीपक सारा दिन मोबाइल पर बातें करते रहते थे। मेरी माँ को भी इस चीज़ की खबर थी, मगर उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की थी। मैं तो मम्मी से डरती थी कि वे पता नहीं क्या सोचेंगी। एक दिन कहने लगी, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम्हारे पति का फ़ोन आता है। जब वो वापस आएगा तो मैं तुम्हें विदा कर दूंगी। मम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई थी। दीपक मुझसे घंटों फ़ोन पर बात किया करता था और जब कॉल बंद करने लगता तो वो मुझसे कहता, हर समय मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम मुझे याद करके उदास ना हुआ करो, मैं तुम्हारे बहुत करीब होता हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर कभी हंस देती तो कभी हैरान हो जाती, वो ऐसा क्यों कहता है जबकि वह तो मेरे पास होता ही नहीं है। मैं तो रात भर सोती रहती हूँ और जब सुबह सोकर उठती हूँ तो बहुत बेचैन सी होती थी। कुछ अजीब से होने का एहसास होता था, मगर मैं अपना ख्याल झटक देती थी कि ये मेरा वहम है। मैंने महसूस किया था कि जब से मेरी शादी दीपक के साथ हुई, भाई मुझसे दूर दूर सा रहने लगा। वह मुझसे अब कोई खास बात भी नहीं करता था, बस मेरी तरफ देखकर हंस देता था। एक दिन मैं भाई के पास बैठ गई और कहने लगी, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बता दिया करें। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। जब आपकी पत्नी घर आ जाएगी तो आपके नखरे वही उठाएगी। भाई के चेहरे पर बिन मतलब का मुस्कुराहट उभर आया था। वह कहने लगा, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है, तुम इस चीज़ की फिक्र ना करो। मैं भाई की बात सुनकर हंसती और उन्हें कहती, मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आती कि आप न जाने क्या कहते रहते हो, न जाने आप इतनी पहेलियाँ क्यों बुझाते रहते हो। पहले तो आप सीधी सादी बात किया करते थे। भाई ने मेरे सर पर थोड़ा सा ठोकर मारा और कहने लगा, तुम मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया कर, बल्कि तुम अपने पति के बारे में सोचा करो। मैं दीपक की बातें सुनकर शर्मा गई थी और उठकर कमरे में आ गई थी। मोहल्ले में औरतों का कीर्तन था तो मैं भी मम्मी के साथ वहाँ चली गई थी। बड़ा अच्छा और बड़ा सुकून वाला माहौल था। मैं भी बड़े प्यार से भजन गाए थे। ऐसा लगता था जैसे मैं कीर्तन में आकर मेरे दिल को सुकून सा मिल गया है। मैं बड़ी खुश थी और कीर्तन खत्म हो गई। प्रसाद बंटने लगे। केले और हलवे और मोतीचूर के लड्डू बांटे जा रहे थे। खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और तभी मेरा जी मतलाने लगा था। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैं उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। मैं उल्टी करके जब वापस आई तो मैंने महसूस किया था सब औरतों की नज़र मेरी तरफ है।
पर वे सब मुझे बड़ी ध्यान से देख रही थी। पूरे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी और इस चीज़ से मेरा दिल ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है मम्मी। कहने लगी, बेटा अगर खाना नहीं खाएंगे, बगैर खाए उठ जाएंगे तो मेरी दोस्त नाराज़ हो जाएगी। वह कहने लगेगी कि उसने हमारे घर में खाना क्यों नहीं खाया। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर हम चलते हैं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, हार्ट बीट बढ़ गई थी, सांस थम थम कर आ रही थी। फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे मुंह पर पानी डाला। मैं हड़बड़ाकर बैठी थी। मैंने अपने आसपास देखा। मुझे पता चला कि मैं बेहोश हो चुकी थी और मुझे होश में लाने के लिए उन्होंने मेरे मुंह पर पानी का गिलास डाल दिया था। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो मेरे गले लगी और बोली, बेटा क्या हुआ है, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तब एक औरत आगे बढ़ी, कहने लगी, थोड़ा बहुत तो मैं भी जानती हूँ। वो मोहल्ले की दाई थी और औरतों के बच्चे पैदा करवाती थी। वह ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट वगैरह भी चेक कर लिया करती थी। वह कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी का ब्लड प्रेशर लो हुआ है। अगर ऐसी बात है तो उसको थोड़ा सा नमक चटा देना, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन पहले एक बार मुझे चेक करने दो। ये ना हो कि ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो और नमक के इस्तेमाल से उस लड़की की तबीयत और ख़राब हो जाए। उसने जैसे ही मेरी नब्ज चेक की, उसके चेहरे पर अजीब असर देखने को मिले थे। उसने मुझे गौर से देखा, एक बार फिर मेरी नब्ज को चेक किया और फिर दिल पर हाथ रखकर धड़कन चेक की। वह कहने लगी, दीदी जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तो क्या पति पत्नी दोनों साथ में लेटे थे? तो मेरी मम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे क्यों शक हो रहा है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो जहाँ मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, वहीं मम्मी का रंग भी उड़ गया था। मोहल्ले की औरतें जल्दी से एक दूसरे के कानों में घुसकर तरह तरह की बातें करने लगी थी। मम्मी तो गुस्से में आ गई। वह दाई से कहने लगी, हाँ बस तुम एक काम ही जानती हो, लोगों के बच्चे पैदा करवाना। बस अब तो तुम्हें हर इंसान प्रेग्नेंट ही लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी नब्ज चेक करके कहो कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मुझे विधवा हुए 13 साल बीत गए हैं। कमाल की बातें करती हो। अफसोस होता है मुझे तुम पर। न जाने तुम्हें दाई किसने बना दिया है। जबकि मैं तो अंदर ही अंदर टूट गई थी। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने घर ले गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। भाई मम्मी से कहने लगा, क्या हुआ है, आपका चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? अभी तो गुस्से में थी, उनको पता ही नहीं चला ये बात भाई के सामने करने वाली है या नहीं। कहने लगी, दिमाग खराब हुआ है सुनैना दाई। कहने लगी, मुझे लगता है जैसे बिमला प्रेग्नेंट है, बकवास करती है, कुछ पता नहीं है उसको और बातें बनाती है। ये बात सुनकर भाई के कान खड़े हो गए थे। वे कहने लगा, दाई को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वह झूठ बोले? आपने मुझे ये बात कहकर परेशानी में डाल दिया है। मैं अभी नर्स को बुलाकर बिमला को चेकअप करवाता हूँ। मम्मी कहने लगी, मनोज मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। तुम मेरी सीधी सादी बेटी के बारे में ये बात नहीं कर सकते हो। वह कहने लगा कि अच्छा, तो दाई ने क्या झूठ कह दिया है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जरा इंतजार करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा भाई इस खबर को सुनकर इतना जोश में हो जाएगा। उसने नर्स को घर पर ही बुला लिया था। नर्स ने मेरा चेकअप किया तो उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ भाई, ये लड़की सच में प्रेग्नेंट है। उसके बाद तो भाई उठा और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। वह कहने लगा, बुरी किरदार वाली लड़की, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया है? तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। इससे पहले तुम्हें चाहिए था कि तुम मर ही जाती। जबकि मम्मी भी चुपचाप खड़ी ये नज़ारा देख रही थी। मैं बोली, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरा किरदार बिल्कुल साफ सुथरा है और मैं कहीं अपना मुंह काला नहीं करवाया है। ये नर्स झूठ बोल रही है। भाई कहने लगा, हाँ, दुनिया का हर बंदा जो हकीकत बताए वह झूठा है और एक तुम हो जो बिल्कुल सच्ची हो। तुम्हें तो मानना पड़ेगा, तुम तो बिल्कुल दूध की धुली हुई हो जो हम सबको झुठलाने लगी हो और तुम्हारी बात पर यकीन करें। भाई गुस्से में चीख रहा था, मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। उसका गुस्से में बुरा हाल हो गया। उसने मुझे बालों से पकड़कर धक्का देकर घर से निकाल दिया था। वह कहने लगा, निकल जाओ यहाँ से, जिसका ये बच्चा है उसी के पास जाओ। जबकि मेरी माँ बुत बने खड़ी थी। वह कुछ बोल भी नहीं रही थी। मैं चिल्लाई थी, मम्मी आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? फिर भी चुप रही और भाई ने मुझे घर से निकाल कर अंदर से कुंडी लगा ली थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा वक्त इस तरह भी बदल जाएगा। ये तो एक अजीब बात थी। मैं पहले तो दरवाजे के पास खड़ी रोती रही। आते जाते लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर फिर मैंने सोचा
जब मेरी कोई गलती ही नहीं, जब मेरा कोई कसूर ही नहीं, तो मैं यहाँ पर खड़ी होकर अपना मजाक क्यों बनवाऊँ, अपने ऊपर लोगों को उंगलियाँ उठाने का मौका क्यों दूँ। तो मैं चलती चलती मोहल्ले से बाहर आ गई थी, एक रिक्शा लिया और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पहुँच गई थी। मैंने कहा मुझे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाना है। उस वक्त मेरे पास कोई कैश मौजूद नहीं था, मगर मैंने जो गले में सोने का हार पहना था मैं उसको बेचकर चेकअप का पैसा दे सकती थी। मुझे इमरजेंसी में नंबर मिल गया था। मैंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो उसने इस बात की पुष्टि कर दी, हाँ तुम सच में प्रेग्नेंट हो। जब मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था, मैंने डॉक्टर से कहा आप मेरी बात गौर से सुने, इस वक्त हम दोनों के सिवा इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं है। आपको सच बताने में मुझे बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर मेरा किसी के साथ भी कोई ऐसा संबंध नहीं रहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी, मेरा पति दीपक विदेश चला गया था और मेरी माँ ने मेरी विदाई नहीं करवाई थी और मैं अपने पति से भी नहीं मिली हूँ। हाँ मैंने उससे बात जरूर की है आमने सामने, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया। मेरा पति फ़ोन पर यह कहता था वो मेरे साथ होता है, लेकिन वह विदेश में है इसलिए उसकी ये बात मानने वाली नहीं है। जबकि मैं तो रात भर सोती रहती थी और जब सुबह सोकर उठती थी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था कुछ बदला हुआ है, मगर क्या है ये समझ नहीं पाती थी। मुझे अब बताइए कि मैं माँ बनने वाली कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर अच्छी थी, मेरी बात को समझ गई। वह कहने लगी मुझे आपका भरोसा करना पड़ेगा और फिर पता चलेगा कि आपके साथ क्या घटना हुई है। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट करवाए तो पता चला कि हर रात मुझे नींद के साथ दवा दी जाती थी जिससे नशा हो जाता था। ये मामला सिर्फ उतना ही नहीं था बल्कि और भी संगीन बातें मेरे सामने आई थी। मेरे साथ गलत हुआ था और किसी एक आदमी ने नहीं किया था। न जाने मेरे साथ कब से ये सब हो रहा था और कौन कौन कर रहा था। डॉक्टर ने मुझे कहा ये पुलिस केस है, तुम अपने मुजरिम को खुद ढूंढो या पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करो। मैंने कहा मैं खुद अपने मुजरिम को नहीं तलाश कर सकती, आप मेरी मदद करें। डॉक्टर ने अस्पताल में ही एक लेडी कांस्टेबल को बुलाया था। मैंने अपनी सारी समस्या उसके सामने रख दिया था। वह कहने लगी तुम बेफिक्र हो जाओ, हम तुम्हारे मुजरिम को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं अस्पताल से सीधा घर वापस आई थी। मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। उनके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा था। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में जाकर लॉक कर लिया। मैं 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। जब रात को सब सो जाते तो मैं किचन में जाकर कुछ न कुछ खा लिया करती थी। कुछ दिन बीते तो मेरी मम्मी मेरे पास आई। वह रो रही थी। वह कहने लगी मनोज को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं हैरान थी, पुलिस ने भाई को क्यों पकड़ा है। मैं भी मम्मी के साथ थाने पहुंची तो जो हकीकत मेरे सामने आई थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया था। पुलिस कस्टडी में भाई ने इस बात का खुलासा किया था कि वह हट्टे कट्टे आदमियों से पैसे लेकर उन्हें मेरे पास रात बिताने की इजाज़त देता था और उस चीज़ के लिए वो मुझे नींद की दवाई खिला रहा था और मेरी मम्मी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने लेडी कांस्टेबल से कहा कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। तो हमें मुलाकात की इजाज़त मिल गई थी। सलाखों के पीछे खड़ा मनोज हंस रहा था। कहने लगा हाँ, पता चला कि किसी के ऊपर उंगली उठाने का क्या नतीजा होता है। जबकि मैं उन दोनों के चेहरे देख रही थी। मैं 12 साल का था जब मेरी माँ को पापा तुम्हारे घर लाए थे, मगर तुमने उसे कबूल नहीं किया था। मेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना था कि वह कोठे की पैदाइश थी, मगर मेरी माँ बुरी औरत नहीं थी। मेरी माँ से पापा ने खुफिया तौर से शादी की थी, मगर जब उन्हें तुम्हारे पास लेकर आए तो तुमने उन्हें अपने घर से धक्के देकर निकाला था और कहा था कि मेरे घर में किसी जिस्म फरोश औरत की जगह नहीं। मैं किसी खराब किरदार औरत को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी का इस पर बुरा असर पड़ेगा। तुम बड़ा शराफत का डंका पीटती रही ना। बताओ, तुम्हारी बेटी घर की 4 दीवारी में रहते हुए भी अब किसी जिस्म फरोश औरत से कम नहीं है। तुम क्या समझ रही थी कि तुम अपनी बेटी पर पर्दे डालकर पहरे दोगी तो वह नेक रहेगी। अगर तुम किसी पर उंगली उठा सकती हो तो उसका जवाब तुम्हें मिल सकता है। तुमने मेरी माँ को इतना जलील किया था, वह इस सदमे से चल बसी थी। पापा मुझे फिर तुम्हारे पास लाए थे। तुमने मुझे माँ बनकर पाला। मैंने महसूस किया तुमने मुझे अपनी सगी बेटी से ज़्यादा मान सम्मान दिया, मेरा ज़्यादा ख्याल रखती थी, मुझे अपना बेटा मानती थी। मगर तुमने जो मेरी माँ के साथ किया था वह मैं नहीं भूलता। मुझे तुमसे भी नफरत थी और तुम्हारी बेटी से भी। मैं यही सोचा था मैं अपनी माँ का बदला लेकर रहूँगा। विदेश से अपने साथ मनोज को इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैंने उससे कहा था कि वह तुम्हें प्यार के जाल में फंसाकर घर से भगा ले जाए और फिर वह तुम्हें ले जाकर विदेश चला जाए। वह तुम्हें वहाँ बेच देगा।
मगर उसे तुम्हारी मासूमियत भा गई थी। उसने कहा कि मैं उस लड़की को घर से नहीं भगाऊंगा, बल्कि उससे शादी करूंगा, उसे इज्जत की जिंदगी दूंगा। मैंने दिल में सोचा ये ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो फिर यूं ही सही। इसलिए हर रात तुम लोगों को नशा दिया करता और तुम्हारी बेटी के जरिए ढेरों पैसे कमाता। ये सारी समस्याओं का जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरे अंदर जो बदले की आग थी वह जल रही थी, वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे पैसों की जरूरत भी पूरी होती रही। तुम्हारी माँ ने जो बोया था वह तुम्हारे सामने आ गया। मैं ये बात सुनकर इतनी परेशान हो गई थी, मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं तो पहले से ही कमजोर थी, चकराकर नीचे गिर गई। मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि मेरा बच्चा मर गया है। ये बात सुनकर न जाने क्यों मगर मुझे खुशी हुई थी। मैं किसी ऐसे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती थी जिसके बाप का मुझे खुद पता नहीं था। खैर, मैंने ये सारी बात दीपक को बता दी थी और उससे कहा था कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसने कहा, तुम कल भी मेरे लायक थी और नेक थी, आज भी नेक हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिसने बुरा किया है उसकी गलती है। कुछ दिनों में आकर तुम्हारी विदाई करवाकर अपने घर ले आऊँगा। फिर दीपक ने बड़ी धूमधाम से मेरी विदाई करवाकर अपने घर ले गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।